हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज चलाते आ रहे हैं, आज हम करेंगे फरवरी 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बता देता हूँ, आपका जो एग्ज़ाम अभी के लिए कहा गया है 16 फरवरी को मार्च में जो कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके लिए एक सीरीज हम लोगों ने शुरू करी है जिसमें हम लोगों ने करंट अफेयर्स के जो रीसेंट दिसंबर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस करें। उसका सेकंड पार्ट हम लोग आज रात को ही कवर कर लेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाता है। अगर 16 तारीख को एग्जाम होता है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे और किस लेवल तक करंट अफेयर्स पेपर में पूछा जा रहा है, जिसको लेके बच्चों में बहुत ज़्यादा एक डर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इस समय रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के, उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है दुनिया के लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क का, जो कि एक अनुभूति इंक्लूसिव पार्क है। ये कहाँ पे रखा गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग, हम लोगों ने जब वो क्वेश्चंस को भी देखा, या अगर मैं एसएससी की भी बात करूं, आप लोगों ने अगर एसएससी के भी क्वेश्चंस को देखा है, तो जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इंडियाज फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसके द्वारा अभी हाल ही में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नितिन गडकरी ने किया है, जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है पार्क, तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे, नागपुर में। और आपको एक और चीज़ याद रखने में आसानी हो जाएगी, जो नागपुर है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसकी, नितिन गडकरी जी की ही। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, ये पूछा जा सकता है। और भी बहुत सारे लोग जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब ने मिलके इस पार्क को एस्टेब्लिश करने के लिए 12 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट थी, जो यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे बात की जाती है दिव्यांग क्या है, तो देखो दिव्यांग एक हिंदी वर्ड है जो यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है एक डिवाइन बॉडी पार्ट। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब एक और एक्ट है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, वो है RPWD एक्ट। अब ये RPWD एक्ट क्या है, तो ये है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये 2016 में जो है ये किया गया था, आया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग याद रखना, ये इनमें क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपको कभी पूछा जाएगा इस एक्ट में टोटल कितने डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि एडिड है या फिर जो इंक्लूड की गई हैं, तो टोटल 21 तरह की डिसेबिलिटीज जो है वो इसमें इंक्लूड की जाती है। उसी के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। और एक डे भी मनाया जाता है, UN इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, IDPD डे होता है ये। क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दिसंबर 3 को हर साल। तो ये दो तीन चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, इसको नोट कर लिया करो। इनमें से कोई भी चीज़ आपको आजकल एग्जाम में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने, इंडियन आर्मी ने एक रिसेंटली अपना 4th एडिशन करा। ये अभी कुछ ही साल पहले जो है मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की गई है। क्या नाम है, एक्सरसाइज डस्ट लिक 4। अब ये पहला पॉइंट आता है, पेपर में पूछा जाएगा किस कंट्री के साथ की है। दूसरा आपको याद रखना है कि कहाँ पे हुई है। और तीसरा, आजकल ये नया चलना शुरू हुआ है जिसमें पूछा जाता है कि कौन सा एडिशन था। तो इस चीज़ को याद रखना, ये 4th एडिशन था जो रिसेंटली अभी हाल ही में पिथौरागढ़ में हुआ है, उत्तराखंड में। किसके साथ करते हैं हम लोग एक्सरसाइज डस्ट लिक, तो ये हम लोग करते हैं उज्बेकिस्तान के साथ। ये भी थोड़े टाइम पहले ही शुरुआत हुई है इस एक्सरसाइज की, और ये 5 मार्च तक, यानी कि अभी परसों ही ये ख़त्म हुई है। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को 2-3 चीज़ें और पता होनी चाहिए कि इंडिया की तरफ से किसने इसमें रिप्रेजेंट करा था। तो यहाँ पे 14th जो बटालियन है, जिसे हम लोग गढ़वाल राइफल्स भी कहते हैं, उन्होंने यहाँ पे इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट जो है वो किया था इस मिलिट्री एक्सरसाइज में। और जो नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है हमारे उज्बेकिस्तान की, उस आर्मी की, उन्होंने इसमें किया था। और जगह को भी याद रखना, ये उत्तराखंड में किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द RBI ओकेजनल पेपर, डू बैंक मर्जर्स इम्प्रूव एफिशिएंसी, द इंडियन एक्सपीरियंस। ये अभी हाल में फरवरी 2023 में जो है रिलीज किया गया है, जिसमें बैंकिंग मर्जर को लेके कहा गया है कि ये बेनिफिशियल होगा बैंकिंग सेक्टर्स के लिए। ये पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि
इसको किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु ऑथर द ओकेशनल पेपर ऑफ आरबीआई अलॉन्ग विद स्नेहल एस हार्वेकर। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, डू बैंक मर्जर्स इंप्रूव एफिशिएंसी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इस पे भी बहुत सवाल जो है पेपर में पूछे गए थे कि कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ। जैसे कैनरा बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ है, अभी हाल ही में सिंडिकेट बैंक हुआ है मर्ज। और ये क्वेश्चंस आपके जेके एसएसबी के एग्जाम्स में भी पूछे गए थे, ये एसएससी में भी पूछे गए थे, ये आप लोगों के जो बैंकिंग एग्जाम्स है उसमें भी पूछेंगे और लगातार अभी 1-2 साल होने को आए और ये पूछे जा रहे हैं। अब आपको होमवर्क है, आपको बताना है कि पीएनबी में कौन कौन सा बैंक मर्ज हुआ था और बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सा मर्ज हुआ था, और या फिर जितने भी मर्जर हुए हैं वो सब आप लोग लिख के बताइएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैं आपको बता दूं, ये बुक लिखी गई है स्नेहल हरवाडकर के द्वारा, शुभम गुप्ता और वैष्णवी चौहान जो है इन्होंने इसको ये लिखा है। इन्होंने इसको और जो ओकेशनल पेपर है आरबीआई का यहाँ पे इसको ऑथर करा है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, पूरा डिटेल में लिखा गया है कि ये मर्जर जो हुए हैं ये सही थे या नहीं थे, और टोटल जितने हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक थे उनको अब घटा के कितना कर दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज की डेट में सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई जो एस्टेब्लिश हुआ था कब हुआ था? ये 1 अप्रैल को एस्टेब्लिश हुआ था। 1 अप्रैल कौन सी डेट को? 1935 में। ठीक है, ये डेट याद रखना। आरबीआई एक्ट 1934 भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। किस कमीशन के रेफरेंस पे हुआ था? तो हिल्टन यंग कमीशन के कहने पे ये एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिनको अपॉइंट किया गया है सीईओ नीति आयोग का? ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी रिसेंटली, जो हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा था जेकेपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है। उस टाइम पे आंसर जो था वो अलग था, अब ये चेंज हुए हैं तो ये दोबारा पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। नीति आयोग की अगर मैं बात करूं, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कई बार पेपर में एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है कि चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, तो वो याद रखना वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इस नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर मान लो आपको पेपर में पूछा जाता है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, सीईओ कौन है, रिसेंटली फरवरी में जो चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे याद रखना बीवीआर सुब्रमण्यम जो है हाल ही में ये अपॉइंट हुए हैं। 2 साल के लिए इनको ये जो पोस्ट है इसका ये चार्ज संभालेंगे। तो ये चीज़ को आप लोग याद रखना। इसके अलावा आपको नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन का नाम भी याद होना चाहिए। चेयरपर्सन मैंने आपको बता दिया है। वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो उनका नाम है सुमन बेरी। ठीक है, 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में इंडिया के 80th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं आफ्टर डिफीटिंग इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्केंडियर जो कि जर्मनी से हैं। अब देखो हराया जिनको है, इनका नाम भी याद रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ये भी याद रखना है कि ये जो नॉर्थ वेस्ट कप 2023 जो हुआ था जर्मनी में, किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है एनआर विंगेश के द्वारा। तो ये अभी हाल ही में बने हैं 80th ग्रैंड मास्टर। तो यहाँ पे पहला इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी हाल ही में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिन्होंने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, ताकि ये ऑनबोर्ड करेंगे रूरल वुमेन को एज ऑनलाइन सेलर्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप लोगों के लिए कि किसके द्वारा ये किया गया है। देखो मीशो जो है ये अभी हाल ही में नया ब्रांड जो आया है, इन्होंने एमओयू साइन किया है किसके साथ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, ताकि जितनी भी रूरल वुमेन्स हैं कोशिश की जाएगी उनको उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, फिर रूरल वुमेन्स जो जितना भी काम करते हैं, लोकल आपके आर्टिशियंस हो सकते हैं, कोई भी आपका यहाँ पे आ सकता है, उनको ऑनलाइन सेलर्स पे ये अपने जो इनका प्लेटफॉर्म है उस पर ऑनबोर्ड करेंगे। तो यहाँ पे नाम याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस समय मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम याद रखना, उनका नाम है गिरिराज सिंह जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बेगूसराय में। बेगूसराय आपका आता है बिहार में। ठीक है, और बिहार में एक रिवर भी बहती है जिसका नाम है कोसी, जिसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर अगर मैं बात करूँ, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रीन बॉन्ड्स हैव बीन रिसेंटली लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट
द फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड इशू बाय ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। तो देखो अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड इशू है, और ये आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जब भी इस तरीके की कोई चीज़ होती है आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था फरवरी 3rd वीक के करंट अफेयर में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी हाल ही में एक ऐसी चीज़ करी थी जिसकी वजह से ये इंडिया की पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गई थी जिसने वो स्टेप उठाया था। अब वो क्या था, अब आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिसेंटली न्यूज़ में थी, वो किस वजह से न्यूज़ में थी और इंडिया की पहली ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गई थी जिसने वो चीज़ को करा है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये पहली कौन सी है ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसके द्वारा ये स्टेप लिया गया है। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वजह से इंदौर लगातार 6ठी बार इंडिया की सबसे साफ सिटी जो है वो डिक्लेयर की गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं अब आपको जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला, ग्रीन बॉन्ड इशू किसने किया है, और उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि क्लीननेस सिटी कौन सी है। नेक्स्ट पे आते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी हाल ही में मिले हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि सही है विद रिस्पेक्ट टू जो अभी रिसेंटली हमारे ये इवेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग सब आपको बताना है कौन सी सही है। तो देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सही है, ताकि आपको बस वही चीज़ों को याद रखना पड़े। तो इसमें जो आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें पहला और ए और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट क्या है, पहला आप देख सकते हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जो है इनको अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का, बेस्ट एक्ट्रेस का। किस मूवी के लिए मिला, ब्रह्मास्त्र और गंगूबाई के लिए। अनुपम खेर की जो मूवी है कंतारा, उसे बेस्ट मूवी का अवार्ड जो है वो नहीं मिला है। अनुपम खेर की मूवी ही नहीं है कंतारा, ये भी आप लोगों को अगर पता होगा, अगर आपने मूवी देखी होगी तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। लेकिन जो एस राजमौली का मूवी है RRR, उनको फिल्म ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेकिन एक और चीज़, अब RRR की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, RRR का जो सॉन्ग है ओरिजिनल सॉन्ग नाटो नाटो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस सॉन्ग को अभी रिसेंटली गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में जो है सम्मानित किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हाल ही में ये ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेटेड हैं, तो आप लोगों को हो सकता है कि ये भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो ये 2 ऑप्शंस तो याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ऑस्कर्स पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रैमी पे भी पूछे गए थे, फिल्म फेस्टिवल्स पे भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये रिसेंटली हुए हैं, तो ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसी इवेंट्स की, तो जो वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड है वो किसे मिला है, वो अनुपम खेर को मिला है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर अगर हम बात करें, हाल ही में कौन सी ऐसी नेवल शिप है जिसने रिसेंटली रिसीव करा है ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन बाय चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल R हरिकुमार। तो हाल ही में INS निरीक्षक जो है उसको मिला है यहाँ पे ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन, जो है कहाँ पे हुआ है ये INS निशांक की अगर हम बात करें, निरीक्षक की बात करें, तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है कोची केरला में। ठीक है, लेकिन इनके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको इस ऑप्शन में दिख रहा है, INS विक्रांत। ये हम लोगों का पहला इंडिजिनियस, ये मैं शायद से पता नहीं एनथ टाइम रिपीट कर रहा हूँ, ये पहला इंडिजिनियस हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये पेपर में ऐसी चीज़ें जो है ये बहुत कम रेयर पुरानी होती है, ये पूछी जाती हैं, बार बार आती हैं ये चीज़ें एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, INS निरीक्षक जो है उसे ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन मिला है किसके द्वारा, नेवल स्टाफ जो इस समय है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ R हरिकुमार जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी है जिसने पहला मरीन स्पेशल प्लानिंग MSP फ्रेमवर्क जो है इसको एज अ पार्ट ऑफ पैक्ट अंडर द इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है। देखो इंडिया का पहला मरीन, और ये वर्ड आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बार बार बताया कि ये जब आपको दिखता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क, किसके द्वारा किया गया है, पुडुचेरी के द्वारा इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, अभी हाल ही में कौन ऐसा है जो कि पहला हाई कोर्ट बना है इंडिया का टू पब्लिश इट्स जजमेंट इन द रीजनल लैंग्वेज। तो देखो जजमेंट की अगर हम बात करें, आमतौर पे जो जजमेंट आप लोग देखते हैं वो किस लैंग्वेज में आपको देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है आपको इंग्लिश में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है।
लेकिन पहला ऐसा कोर्ट बना है जिसने अपनी जो जजमेंट है उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो है पब्लिश किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये किया गया है केरला हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये एक स्पेसिफिक दिन के में इन्होंने जो है वो किया है। अब 21 फरवरी की अगर मैं बात करूं, 21 फरवरी 2023 को क्या मनाया जाता है? उस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अब ये चीज़ भी आपको जो है दो तरीके से पूछी जा सकती है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वाले दिन किस कोर्ट ने अपनी जो पब्लिश की थी जजमेंट्स रीजनल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे याद रखना केरला हाई कोर्ट ने इसको करा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस समय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, CJI कौन है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये हैं हमारे DY चंद्रचूड़ जी, वो हैं इस समय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आ सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हाल ही में कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है अलॉन्ग विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट, जिन्होंने रिसेंटली साइन करा एक MOU, जिसके तहत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS जो है वो एस्टेब्लिश करेगा, BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर। तो यहाँ पे आपको बता दूं, इनके साथ 2 IITs जो हैं उन्होंने MOU साइन किया है, जिसमें पहला आपका आता है IIT गुवाहाटी और दूसरा आपका यहाँ पे आ जाता है IIT गांधीनगर। यानी कि इसका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ, पेपर में हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा था जिसमें आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बनाए गए थे। करंट अफेयर्स नहीं, जो अभी पेपर आपके कंडक्ट हुए जो पैटर्न में आपको 2 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं इसी तरीके से। तो आप लोग पेपर में थोड़ा समझ के उसको संभल के आंसर करना, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है, बैंकिंग एग्जाम्स में भी और आपके स्टेट के एग्जाम्स में भी। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली सरपास करा है इंडिया को टू बिकम वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट विद द USD 3.11 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको हम लोग MCAP भी कहते हैं। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने इंडिया को सरपास करा है और जो बनी है, तो मैं आपको बता दूं ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम बनी है यहाँ पे 6th बिगेस्ट स्टॉक मार्केट। इंडिया थी पहले 6 पे, लेकिन अब इंडिया जो है वो पीछे चली गई है, 7th पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे इसको इंडिया का भी रैंकिंग याद रखना। और पिछले 9 महीने से हम लोग इस पोजीशन पे मेंटेन्ड थे। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आप लोगों ने देखे होंगे। अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें, उस पर्टिकुलर कंपनी की अगर बात करें, उस वजह से जो प्राइस जो उनका गिरा है और एलिगेशन जो स्टॉक मैनिपुलेशन पे लगाई गई हैं, उस वजह से यहाँ पे बहुत चीज़ें हुई हैं। अब आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दूं, पेपर में पूछा जा सकता है कि किसकी रिपोर्ट के बाद ये जो है ये चीज़ें हुई हैं अडानी ग्रुप के साथ। तो ये भी याद रखना। उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा ये जो एलिगेशंस लगाई गई हैं, ये बेसिकली यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर एक कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने ये किया था। और उसकी इम्पैक्ट आप लोग देख सकते हैं कि कितना लार्ज स्केल पे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है। और गौतम अंबानी जो अदानी जो थे, वो एशिया के रिचेस्ट मैन थे, और उन्होंने भी अराउंड कितने अमाउंट जो है यहाँ पे लॉस करी है, वो है 142 बिलियन जिसका लॉस हुआ $। का। तो ये बहुत एक बड़ी अमाउंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिला। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जिन्हें न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल, जो DCG हम कहते हैं, अपॉइंट किया गया है इंडिया का? तो कौन है जिन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है राजीव सिंह सूर्यवंशी। इन्हें हाल ही में ये अपॉइंट किया गया है, इनका नाम याद रखिएगा। तो ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है ACC, जिसको चेयर कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। उन्होंने अप्रूव करी हैं जितनी भी रिकमेंडेशन सबमिट की गई थी। किसके द्वारा? तो ये की गई थी UPSC के द्वारा। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कि जो अपॉइंट करा जाए डॉक्टर राजीव रघुवंशी को एज अ न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूँ। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली कंप्लीट करा है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल बोर्ड गॉज? तो यहाँ ब्रॉड गॉज। तो यहाँ पे आपको बता दूं, हाल ही में इंडियन रेलवेज ने कहाँ पे किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जितने भी आप लोगों को रेल लाइन दिखेंगी और एंटायर जितना भी ब्रॉड गॉज रेल लाइन है,
उसको इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी है और उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे कहीं मेरे से पूछ रहे थे पेपर में करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखो यहाँ पे पेपर में करंट अफेयर के क्वेश्चन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा भी देखने को मिले, क्योंकि एक कैटेगरी में जब आपको ये चीज़ मेंशन है और उसमें अगर आपका ये क्वेश्चन बनता है तो वो ऑटोमेटिकली इसका भी बन जाएगा। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स के दिख सकते हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा स्ट्रेस रखना, इसीलिए शाम की क्लास में हम लोग ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे। द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS इन्होंने रिसेंटली अप्रूव करा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द 4.1 किलोमीटर शिंकुनला टनल। अब पेपर में देखो वापस से ये क्वेश्चन है, अब आपको ये ज्योग्राफी की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि शिंकुनला टनल जो है ये एक रोड लिंक बनाया गया है। अब ये किस किस के बीच में बनाया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं लद्दाख में कौन सी जगह है, लद्दाख में जगह है निमू, ठीक है, लद्दाख में जगह है निमू 4.1 किलोमीटर का है। और दूसरी जगह है हिमाचल प्रदेश में जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है दारचा। तो इनके बीच में ये बनाया गया है। आंसर होगा आपका बोथ 1 and 2। टनल का नाम भी याद रखना, टनल भी आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। अभी के एग्जाम्स का पता नहीं, लेकिन आने वाले एग्जाम्स में आपको जरूर ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिलेंगे। शिंकुला टनल कहाँ पे है, ये लद्दाख में है, लद्दाख और हिमाचल को ये कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 इंडिया और एट द 24th EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में दिया है, किसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दूं साजन जिंदल जो कि JSW फाउंडेशन के क्या है, JSW ग्रुप्स के जो है हेड हैं, उन्हें यहाँ पे इससे सम्मानित किया गया है। नाम याद रखना, सज्जन जिंदल जी को यहाँ पे इससे सम्मानित किया गया है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर मैं बात करूँ, हाल ही में सेंट्रल एक्साइज डे जो है ऑब्जर्व किया गया है। हर साल ये मनाया जाता है, किस डेट को, तो ये हर साल 24 फरवरी के दिन जो है मनाया जाता है अक्रॉस इंडिया। तो ये जो CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, तो यहाँ पे इसको हर साल 24 तारीख को मनाया जाता है। आपको ये डेट याद रखनी है, ये पे आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र वॉज रिसेंटली रीनेम्ड एज छत्रपति संभाजी नगर बाय द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो देखो अभी हाल ही में जो औरंगाबाद था और ओस्मानाबाद था, इनका नाम जो है वो चेंज किया गया है, रीनेम करा गया है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है नाम, वो किसका रखा गया है, वो रखा गया है औरंगाबाद का। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, अगर पेपर में पूछा जाएगा ओस्मानाबाद का नाम जो चेंज करके क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है धाराशिव। तो ये दोनों आपको पेपर में आ सकते हैं, नाम याद रखना। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में चेंज करा है सॉरी, तो ये नाम चेंज किए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द 11th इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 रिसेंटली जो फरवरी में रिलीज किया गया है, इंडिया का क्या रैंक रहा है, जिस अगर हम बात करें विद एन ओवरऑल इंडेक्स स्कोर ऑफ 38.64 अमंग 55 कंट्रीज। तो देखो यहाँ पे 2023 के भी इंडेक्स आना शुरू हो गए हैं और ये सारा साल आते रहते हैं। आपको रिसेंट भी याद रखना है, बट आपको स्ट्रेस रखना है 2022 के ऊपर, जिनके एग्जाम आपके जून से पहले होंगे। ये हर एक एस्पिरेंट के लिए जो एग्जाम आपके जून से पहले हैं उसमें आप लोगों को 2022 के इंडेक्स को याद रखना है। जून के बाद जो एग्जाम्स होंगे उसमें आप लोग 2023 के याद रख सकते हो। अब बात यहाँ पे होती है कि इंडिया का क्या रैंक रहा है, तो इंडिया का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंडिया का रैंक रहा है 42nd, बट आपको साथ ही साथ ये भी याद रखने हैं कि टॉप किसने किया है, या फिर यहाँ इन चीज़ों पे आप लोगों को जो है थोड़ा सा चीज़ों को पता होना चाहिए। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स जो आया है, इसमें फिलहाल हम लोगों का रैंक 42nd है 2023 के लिए। आप लोग यहाँ पे इसको याद रखना, ये 11th एडिशन था इस बार का। और 2022 की अगर मैं बात करूँ तो 2022 में हम लोगों का रैंक क्या था इसी का, तो वो था 43rd। तो ये जब थोड़ा ही मार्जिन होता है ना, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन का चांसेस बन जाते हैं एग्जाम में। तो 2022 में हम लोग 43rd थे, लेकिन इस साल एक रैंक इंप्रूव हुआ है, तो हम लोग 40 जो है सेकेंड पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे याद रखना, आपको ये चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर
हम 21 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने रिसेंटली बिकेम फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द FIBA, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द बास्केटबॉल एमेच्योर एशिया। तो यहाँ पे कौन है? और देखो, मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी ये वर्ड यूज होता है ये एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। FIBA एशिया के कौन बने हैं? तो इनका नाम है गोविंद राज कंपरेड्डी। तो हाल ही में इन्हें अपॉइंट किया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने कतर के थे पहले शेख साउद अली अल थनी, उनको किया है। उनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि इंडिया से कौन है। कतर की अगर बात हो ही रही है तो आपको बता दूं, कतर में आपका हुआ था FIFA 2022 का वर्ल्ड कप। जीता किसने था? अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि भैया फीफा का अगला एडिशन कहाँ पे होगा, 2026 का ये कहाँ पे होगा, तो मैंने आपको करंट अफेयर्स में ही बताया था किन कंट्रीज को मिला है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन होस्ट के लिए। तो वो है USA, मैक्सिको। तो ये भी याद रखना। और वहीं दूसरी तरफ आपको ओलंपिक्स का भी पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछा गया था। ओलंपिक्स 2020 के कहाँ पे हुए थे? 2020 के हुए थे टोक्यो में। कंडक्ट 2021 में हुए थे, बट हुए कहाँ थे? टोक्यो में। लेकिन अगर पूछा जाएगा 2024 के कहाँ होंगे, तो वो होंगे आपके पेरिस में। 2028 के होंगे आपके लॉस एंजलिस में। और 2032 के होंगे आपके कहाँ पे? ब्रिस्बेन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एडिशन भी कई बार पूछे जाते हैं कि 32nd एडिशन कहाँ होगा। ये नहीं पूछा जाएगा 2020 के कहाँ थे, तो 32nd यहाँ है, 33rd, 34th, 35th। ठीक है, 36 का अभी बताया नहीं है, बट वो भी जल्दी आ जाएगा, उसकी बिडिंग भी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्पेस एजेंसी ऐसी है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है सोयोज MS-23 स्पेसक्राफ्ट टू ब्रिंग बैक 3 एस्ट्रोनॉट्स स्ट्रैंडेड ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो किसके द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है रॉस्कोमॉस के द्वारा। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कि ये किस कंट्री की एजेंसी है। ठीक है, तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये रशियन स्पेस एजेंसी का नाम है। आपको ये भी पता होना चाहिए, जाक्सा जो है वो जापान की है, नासा USA की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी अलग है, हमारी इंडिया की इसरो है। तो ये आपको बहुत बार इस तरीके से भी पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या है, जो हमारे बहुत बड़े बड़े स्पेस प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जैसे गगनयान है, आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये आपको इस पे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट यूटी ऐसी है जिसने, स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ऐसी है जिसने रिसेंटली अप्रूव करा है $5000 का एक प्रोजेक्ट, ताकि डेवलप किया जाए फॉग अलर्ट सिस्टम विद द US नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च, जिसे UNNCAR भी कहा जाता है। तो कौन सी स्टेट है जिसने किया है? तो ये किया गया है बिहार के द्वारा। बिहार ने अभी हाल ही में इसको अप्रूव किया है। बिहार के CM कौन है? तो बिहार के CM है नीतीश कुमार। ठीक है, यहाँ पे इनका नाम याद रखना। तो टोटल 5000 का टोटल ये प्रोजेक्ट है। अगर बिहार के गवर्नर पूछा जाएगा तो उनका नाम भी याद रखना। इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। ठीक है, तो यहाँ में इनका नाम भी याद रखना। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी आपको दिखेगा यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक MOU साइन किया है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि ये क्या सेट कर सकेंगे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट EV हब विद टोटल इन्वेस्टमेंट और ₹7,614। देखो, ओला जो है, ओला इलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूँ, ये हाल ही में आप लोगों ने अगर इनकी स्कूटीज भी देखी होंगी जो इलेक्ट्रिक आ रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच के साथ जो है इलेक्ट्रिक हब में या इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट में जो है एंटर करने की पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं, जिसके एग्जांपल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। दुनिया का लार्जेस्ट EV हब जो है ये अब यहाँ पे इसमें एंटर कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड किस स्टेट के साथ इन्होंने किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के साथ। तमिलनाडु के साथ इन्होंने हाल ही में किया। बात अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो रही है तो अभी हाल ही में लिथियम के जो रिजर्व्स है वो पाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में के अगर मैं बात करूँ तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है वो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो मिले हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ आप लोगों को ये याद रखना है कि किस कंपनी ने किया है। तो ओला ने यहाँ पे किया है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में एक रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है बरिसु कन्नड़ा दिमावा और एंड अमृत महोत्सव ऑफ दिल्ली कर्नाटका संघ, जिसको कहा एट तलकोटरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ये किसके द्वारा किया गया इनॉग्रेट? तो ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
आपको इसका नाम याद रखना। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पता क्या होता है, जब आप इस तरीके का नाम देखते हैं ना, बरिसु कन्नड़ा दिमावा, हम लोगों को दिमाग में आता है कि यार ये कहीं साउथ में वो इनॉग्रेट किया गया होगा, बट आपको याद रखना ये नई दिल्ली में किया गया है। ये कल्चरल फेस्टिवल था। दिल्ली और कर्नाटका का जो एक अपनी ही आपस में जो एक संघ है उसके लिए ये किया गया था, और 75th एनिवर्सरी थी इसकी भी। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो ये इवेंट अभी हाल ही में किया गया है बरिसु कन्नड़ा दिमावा, ये किन दो स्टेट्स के लिए किया गया है? ऑप्शन में दिल्ली दिया जाएगा और साथ में दूसरी आपको पूछी जा सकती है कर्नाटका है, तमिलनाडु है, कौन सी है। तो ये याद रखना। ये क्या है बेसिकली, जो एक आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, एक विजन जो था एक भारत श्रेष्ठ भारत, अब बस इसको ही इसका एक पार्ट मान के कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ये पूरा एक फेस्टिवल जो है वो इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने रिसेंटली जहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने अभी इनॉग्रेट करा है इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथनोफार्मोलॉजी कांग्रेस। तो ये कहाँ पे किया गया है? देखो ये किया गया है मणिपुर में। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करूँ तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है उधमपुर जम्मू कश्मीर में, वहाँ से ये सिलेक्टेड है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो इवेंट हुआ है इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। इसकी थीम थी रीइमेजिन इथेनो फार्माकोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट आपको ज़्यादातर चांसेस ये हैं जब भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये चीज़ें होती हैं तो आपको ये पूछा जाता है कि किसने करवाई है। ठीक है, तो स्टेट के जो होस्ट हैं उनका नाम याद रखना। अभी हाल ही में जो सीएम है असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये इंडिया का पहला नहीं है, इंडिया में ऑलरेडी है, बट ये नॉर्थ ईस्ट का जो है ये पहला है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो प्लांट बना है ये कहाँ पे किस जगह पे रखा गया है। तो ये जो प्लांट बनाया जा रहा है ये आप लोगों का फर्स्ट एवर प्लांट, तो ये बनाया जा रहा है दोमोरा पाथर में। दोमोरा पाथर कहाँ पे है? ये है सोनापुर, जो कि कामरूप डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, असम की। ठीक है, कामरूप मेट्रोपोलिटन स्टेट जो है, अगर स्टेट आपसे पूछा जाएगा तो स्टेट तो आपको याद रखना ही असम का है। किस तरीके से पूछा जा सकता है? आपको ये पूछा जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सीपीजी प्लांट जो है वो किस स्टेट में है। तो स्टेट भी याद रखनी है और स्टेट में एग्जैक्ट कहाँ पे है वो भी आपको पता होना चाहिए। दोनों आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पे प्रधानमंत्री ने रिसेंटली इनॉग्रेट करा है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, जिसका नाम है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव फेस्टिवल भी जो आपका है ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया है, जो कि दिल्ली में है। ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इवेंट जो है वो हाल ही में 27 फरवरी को शुरू किया गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें जो साथ में जो साथ में थे, अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स के, उनका क्या नाम है? उनका नाम है अर्जुन मुंडा। ठीक है, इनका नाम भी आप लोग याद रखना, आपको डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी मूवी है जिन्होंने 5 अवार्ड जीते हैं 6th एनुअल हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में? तो देखो गेस भी आप लोग कर सकते हो। अभी जो आरआरआर मूवी है वो बहुत ही ज़्यादा अवार्ड्स जीत रही है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, यानी कि ग्लोबल लेवल पे जीते जा रहे हैं। अब आपसे ये पूछा तभी जाएगा, इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट स्टंट्स, इन सब कैटेगरीज में यहाँ पे इन्होंने टोटल 5 अवार्ड जीते हैं। नाम आसान है, मूवी आप लोगों ने अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो एक बार ये देख लेना, बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई थी। एस राजमौली ने इसको बनाया है। तो ये मूवी आपसे इस पे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और अगर हम बात करें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की, तो वो भी ऑलरेडी आरआरआर को एक मिल चुका है। ऑस्कर जब आएंगे तब आप लोगों को ये और क्लियर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो रिसेंटली अभी 4th नेशनल प्रोटीन डे जो है वो मनाया गया है 27 फरवरी को, अभी हाल ही में शुरू किया गया। अब यहाँ पे प्रोटीन डे को प्रोटीन या फिर पोषण माह से कंफ्यूज मत करना। पोषण माह कौन सा होता है? वो हमारा सितंबर का होता है। और अगर नेशनल प्रोटीन डे की बात की जाए तो ये है 27 फरवरी को। इसकी थीम भी याद रखना, इजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल, इसकी जो थी वो थीम थी। तो ये आपको याद रखना है। ये थीम बेसिकली बनाई इसीलिए गई थी ताकि जो अवेयरनेस है और जो इम्पोर्टेंस है
प्रोटीन की उसको प्रमोट किया जा सके हमारी एक बैलेंस डाइट में। तो ये थे हमारे फरवरी लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे एंड से देखो हम लोग आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जिसमें हम लोग चाहते नहीं कि कोई भी किसी तरीके का गैप रहे। तो मार्च फर्स्ट वीक भी आपको बहुत जल्द जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। बाकी आप लोगों के एग्ज़ाम भी अभी एज़ पर शेड्यूल फ़िलहाल के लिए, जब तक कोई ऑफिशियल ऐसी अपडेट्स नहीं आती, तो आप अपनी तैयारी को भी उस लेवल पे रखें ताकि आपको कोई भी कभी भी किसी टाइम भी अगर एग्ज़ाम देने के लिए बोल दे तो आप लोग तैयार रहें। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से हटाएं, फोकस करें पढ़ाई पे। मेहनत करोगे तो अच्छे रिजल्ट पाओगे। स्टेट एग्जाम्स हो या सेंटर एग्जाम्स हो, रिजल्ट आपको मेहनत ही दिलाएगी, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं दिला सकती। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।